हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज फ्राइडे है और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। टॉपिक का नाम है हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और इसके पीछे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में समझेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसा कि अगर मेरा फर्स्ट एपिसोड आप लोग देखे होंगे तो मैं शेयर के बारे में बताया था। तो अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं मेरे चैनल के तो आप प्लीज़ एपिसोड 1 ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं शेयर के बारे में बताया हूँ। और ये एपिसोड 2 है जहाँ पर मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा आइडिया देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट को बेसिकली हम लोग डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में। तो पहला पार्ट होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा पार्ट होता है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट ये होता है जिसमें सपोज कोई कंपनी आईपीओ रिलीज़ किया, जो कि मैं पहले अपने पहला वीडियो में मैं बताया था कि अगर कोई भी कंपनी को अगर पब्लिक से पैसा कलेक्ट करना है तो उसको आईपीओ रिलीज़ करना पड़ता है, जिसमें पब्लिक शेयर खरीदती है कंपनी की और पब्लिक का पैसा डायरेक्ट कंपनी को जाता है। तो ये ट्रांजैक्शन जो हुआ, पब्लिक का पैसा सीधा कंपनी को गया, इसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। ये जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ ये प्राइमरी मार्केट के अंदर हुआ, जिसमें कंपनी सीधा पैसा कलेक्ट डायरेक्टली पब्लिक से ले रही है, या अब ये ऐसा बोल लो इन्वेस्टर से ले रही है। तो ये प्राइमरी मार्केट का एक पार्ट हो गया। उसी तरह दूसरा कैटेगरी ऑफ मार्केट है जिसमें इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन होती है। और ये कहाँ होती है? ये आपका होता है एक्सचेंज बॉडी पे, जैसे कि एनएससी या बीएससी का अगर आप सुने होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक बीएससी का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो एक्सचेंज बॉडी है इंडिया का, उसमें से बीएससी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और ये स्टॉक एक्सचेंज इज नथिंग बट इट्स अ मार्केट प्लेस, जिसमें मार्केट प्लेस में बायर एंड सेलर इसमें मीट करते हैं और ट्रांजेक्शन करते हैं। तो जहाँ पर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डीलिंग जहाँ हो रहा है वहाँ पर वो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट होता है। और जहाँ पर पब्लिक पैसा डाल रही है या पब्लिक डायरेक्टली कंपनी से शेयर ले रही है और पैसा जा रहा है कंपनी को डायरेक्टली, वो प्राइमरी मार्केट का पार्ट हो गया। तो ये दो मार्केट में हम लोग डिवाइड कर दिए, ठीक है। पहला हो गया आईपीओ, दूसरा हो गया आपका बाई सेल करना थ्रू एक्सचेंज में, जस्ट लाइक एनएससी या बीएससी। तो चलिए हम लोग ये समझते हैं कि जब बाई और सेल जो होता है तो वो कैसे काम करता है, या इसके पीछे क्या क्या कितने सारे कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं, वो हम लोग आज समझते हैं। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर को, अगर मैं अभी बता रहा हूँ सेकेंडरी मार्केट के बारे में, जो कि इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन होता है। तो ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन में क्या होता है, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। बायर क्या होता है कि वो शेयर को बाई करता है, और सेलर ये होता है जो कि शेयर को बेचता है। और ये सारा ट्रांजैक्शन होता है एक्सचेंज बॉडी पर, विच इज़ अ मार्केट प्लेस। ये मार्केट प्लेस है, जस्ट लाइक अमेजॉन फ्लिपकार्ट में होता है, उसी तरह यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में कितने सारे कंपोनेंट्स हो गए। पहला कंपोनेंट्स हो गया इन्वेस्टर, वो एक पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट हो गया ब्रोकर। जैसे अगर आप एज ए पब्लिक या इन्वेस्टर आप अगर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो एक ऐप के थ्रू कर रहे हैं। वो ऐप क्या होता है, वो ब्रोकर, कोई भी ब्रोकर हाउस जिसको बोलते हैं। जैसे मैं एंजल वन यूज़ करता हूँ, तो एंजल वन एक ब्रोकर फर्म है और उसके ऐप में मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ। तो ये ब्रोकर का रोल होता है। ब्रोकर का रोल ये होता है कि ये मेरा जो ऑर्डर है, जो मैंने ऑर्डर पंच किया, वो एक्सचेंज तक पहुँचाना। तो ये ब्रोकर का काम होता है। उसी तरह थर्ड जो कंपोनेंट होता है वो एक्सचेंज बॉडी। एक्सचेंज बॉडी जैसे एनएससी या बीएससी, जहाँ पर ये ट्रांजैक्शंस होती है। और फोर्थ कंपोनेंट होता है क्लियरेंस हाउस।
जो कि ट्रांजैक्शन को क्लियर कराती है। तो ये 4 कंपोनेंट इन्वॉल्व होती है कोई भी बाई एंड सेल होने में। तो ये चारों का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और ये चारों कंपोनेंट मिल के एक कोई भी ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल करती है। और ये चारों कंपोनेंट के ऊपर को जो कंट्रोलिंग बॉडी है उसको बोलते हैं सेबी। जैसे बैंक में आरबीआई होता है जो गवर्निंग बॉडी है, जो रेगुलेट करती है पूरे बैंक्स को एंड बैंकिंग सेक्टर को पूरा गवर्न करती है। उसी तरह पूरे स्टॉक मार्केट को भी गवर्न करने के लिए एक बॉडी है, उसका नाम है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रोल जो सेबी का रोल ये होता है रेगुलेट द मार्केट और गवर्न द मार्केट, मॉनिटर द मार्केट और रूल रेगुलेशन के साथ होना चाहिए ताकि वो स्कैम ना हो और जो लोगों का पैसा, इन्वेस्टर का पैसा मतलब सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन हो। जैसे बायर हैं तो मुझे शेयर मिल जाना चाहिए टाइम से, उसी तरह सेलर है उसको पैसा सही टाइम पे मिल जाना चाहिए। तो ये सारा रेगुलेट करता है, न्यू नॉर्म्स बनाता है, रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है, ये सेबी करता है। और इसके नीचे 4 कंपोनेंट्स होते हैं। 4 कंपोनेंट जैसे इन्वेस्टर हो गए, ब्रोकर हो गए, एनएससी हो गया या बीएससी जो एक्सचेंज बॉडी हो गया, और चौथा हो गया क्लियरेंस हाउस। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपने ऐप अगर इंस्टॉल किया हो कोई भी ब्रोकर फर्म का, जैसे फॉर एग्जांपल एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, धन हो गया, ये सब ऐप, बहुत सारे ऐप का आप नाम सुने होंगे। ये बेसिकली ऐप है जो कि आपके मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाती है और यहाँ से आप स्टॉक मार्केट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं पहले। तो जब स्टॉक मार्केट आप जो स्टार्ट करते हैं तो पहला क्राइटेरिया आपको होता है कि आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे तो ये ब्रोकर फर्म प्रोवाइड करती है, जिसमें डीमैट अकाउंट रहता है। डीमैट अकाउंट ये बनती है जिसमें आपका शेयर जो है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे पहले क्या होता था, जिस समय डिजिटाइजेशन नहीं था, उस समय अगर कोई पब्लिक या कोई इन्वेस्टर अगर शेयर परचेज करना चाहता है तो उसे शेयर जो आता था वो फिजिकल, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉपी जो रहता था, शेयर जो रहता था वो फिजिकल फॉर्म में मिलता था। वो उसको कुरियर से आता था, बाई पोस्ट आता था, उसके घर पे आता था और कई 14-15 दिन 20 दिन ऐसा टाइम लग जाता था कि भाई एक बार मैं इन्वेस्टर पैसा डाला, फिर उसको शेयर आया, बाई पोस्ट आया, उसके घर पे आया, तो काफ़ी टाइम लग जाता था। बट आज की डेट पे ये डिजिटल का एरा है और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी हमारी इतनी है टेक्नोलॉजी जो है ये कितनी इम्प्रूव कर गई है कि ये ट्रांजैक्शन काफ़ी फास्ट हो गया है। मतलब विद इन ए मिली सेकेंड आपका एक बाई हो जाता है, सेल हो जाता है, डिजिटल फॉर्मेट में शेयर आ जाता है। तो ये जो ब्रोकर फर्म में जैसे आप अकाउंट अगर खोलते हो तो यहाँ पर क्या करती है ब्रोकर फर्म, एक डीमैट अकाउंट खोलती है जिसमें आपका शेयर जो है वो डिजिटली स्टोर होता है और एक ट्रेडिंग अकाउंट रहती है वो जिसमें आपका पैसा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एज ए ट्रेडर अगर मैं यहाँ पे मुझे अगर कोई शेयर अगर परचेज करना है तो मैं उसको क्लिक करूँगा। जब क्लिक करूँगा तो एक क्लिक के पीछे कितने लोग इन्वॉल्व हैं मैं आपको बताता हूँ, कैसे फ्लो, मतलब एक फ्लो मैं बताता हूँ कि वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। जैसे मैंने क्लिक किया मीन्स एक ऑर्डर बना, वो ऑर्डर ब्रोकरेज फर्म में गया। जैसे एंजल वन है, एंजल वन को एक मेरा ऑर्डर मिल गया कि भाई ये एक कंपनी है, इस कंपनी का मुझे शेयर खरीदना है। फॉर एग्जांपल रिलायंस का मैंने शेयर परचेज किया तो मैं बाई में क्लिक किया। ये ब्रोकरेज जो फर्म है एंजल वन, ये क्या करेगी, ये मेरा ऑर्डर को एक्सचेंज तक पहुंचाएगी, क्योंकि एक्सचेंज से वो कनेक्टेड रहती है तो एक्सचेंज तक पहुंचाएगी। एक्सचेंज में क्या होता है कि जो मेरा ऑर्डर है, सपोज मेरा ऑर्डर का वैल्यू है, शेयर का वैल्यू है 2000 रुपया,
तो 2,000 रुपये में मैं बाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सचेंज का ये रोल है कि वो देखेगी 2,000 में कौन सा सेलर है वो बेच रहा है 2,000 रुपये में। तो जो 2,000 रुपये में अगर बेच रहा है उसी सेलर से मुझे कनेक्ट कराएगी और वो प्राइस को मैच कराती है। जैसे वो प्राइस मैच हो जाती है तो ये मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि एक्सचेंज का काम ही है मैचिंग कराना। मैं बाई करना चाहता हूँ 2,000 रुपये में, 2,000 में हर एक बायर को एक सेलर की ज़रूरत है और हर एक सेलर को एक बायर की ज़रूरत है, तभी एक ट्रांजेक्शन पूरा होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एनएससी जो होता है ये एक मार्केट प्लेस है, तो वो मैचिंग बॉडी है, वो मैच कराती है। तो 2,000 रुपये में मुझे बाई करना है तो 2,000 में सेल करने वाला भी वहाँ पर होना चाहिए जो कि रहता है, और वो तुरंत जैसे मैच जैसे होता है तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है ऑर्डर। और उसको क्लियरेंस कराने के लिए विद इन एनएससी बीएससी के अंदर में क्लियरेंस हाउस का एक यूनिट रहता है जो कि इंश्योर करता है कि वो ट्रेडिंग जब ट्रांजैक्शन जब होता है, जैसे आज मैंने बाई किया तो उसका सेटलमेंट ताकि हो जाए T+1 डे में, मतलब कि ट्रेडिंग डे प्लस एक दिन और लेगा, वो सेटल कर देगा वही ट्रांजैक्शन। तो इस टाइप से, और ये जो मैं अभी बताया ये काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी फास्ट। कभी आप इंस्टॉल करके देखिएगा, अगर कभी आप इंस्टॉल नहीं किए हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये ब्रोकर, कोई भी अपना जो ब्रोकर फर्म है उसका ऐप आप इंस्टॉल कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टार्ट कीजिए, तो आपको ज़्यादा बेटर में आइडिया हो जाएगा। और जो लास्ट टॉपिक जो बच जाता है वो है प्राइस मूवमेंट, कि कोई भी शेयर का प्राइस मूव कैसे करता है। जैसे सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर जहाँ डीलिंग होती है, शेयर का बाई एंड सेल होता है, तो उसमें प्राइस में मूवमेंट आती है। जैसे कि प्राइस 100 रुपये का है तो वो बढ़ता है, जैसे 120 रुपये हुआ, 150 रुपये हुआ, 200 रुपया हुआ, तो ऐसे से शेयर का प्राइस बढ़ता है। सिमिलरली वो घट भी सकता है, 100 रुपये का चीज़ है तो वो 80 रुपये में भी आ सकता है, 70 रुपये में भी आ सकता है, 50 रुपये में भी आ सकता है, 30 रुपये भी आ सकता है। तो ये जो प्राइस का मूवमेंट है ये कैसे होता है? ये प्राइस का मूवमेंट बेसिकली होता है मल्टीपल फैक्टर से। पहला बात है क्योंकि अंडरलाइंग एसेट यहाँ पर होता है कंपनी। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था रिलायंस का, तो रिलायंस एक अंडरलाइंग एसेट है। इस एसेट को हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, एक शेयर उसका हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, एक इन्वेस्टर चल रहा है सेकेंडरी मार्केट में इन एनएससी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि टोटल डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड होता है। तो अगर आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ का डिमांड बढ़ता कब है, वो डिमांड जब बढ़ता है तभी है जब उसका सप्लाई लिमिटेड होता है। जब सप्लाई लिमिटेड होता है तो उसका डिमांड बढ़ता है, जब डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम में क्या हुआ था कि कोविड के टाइम में जो नॉर्मल जो मास्क जो आज के डेट पे अभी जैसे मान लीजिए 1 रुपया में मिल रहा है मास्क, जो सर्जिकल मास्क मैं बोल रहा हूँ वो 1 रुपये में मिल रहा है एक मास्क। लेकिन कोविड के टाइम में वही मास्क आपको 5 रुपये में मिल रहा था या 10 रुपये में मिल रहा था, ठीक है। तो वो अचानक से प्रोडक्ट तो एक ही है लेकिन उसका प्राइस कैसे बढ़ गया। वो 10 रुपये का चीज़, एक मास्क जो 1 रुपये में अवेलेबल होता है वो आज 10 रुपये में है। तो ये प्राइस का मूवमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि कोविड के टाइम में उसका डिमांड इतना था और सप्लाई लिमिटेड था, इसलिए प्राइस उसका मूव किया, ठीक है। और आज के डेट में अगर आप देख लो, जो सब कोविड जो चला गया और सब भी नॉर्मल है, तो इसमें फिर से दाम जो है वो 10 के 10 नहीं रहा, वो 10 से नीचे घट के अभी फिर से 1 रुपये में आ रहा है। क्यों? क्योंकि सप्लाई है लेकिन डिमांड नहीं है उसका। आज हमें मास्क की उतना ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये टोटल डिमांड और सप्लाई का पूरा फंक्शन में ये काम करती है। इसी बेसिस पे प्राइस बढ़ता है। तो सेम एनएससी और या बीएससी में क्या होता है कि जब बायर और सेलर जब यहाँ पे प्राइस मैच कराते हैं
तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि रिलायंस का शेयर है और रिलायंस के शेयर को खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बेचने वाले कम हैं, यानी कि सप्लाई कम है और खरीदने वाले ज़्यादा हैं, तो यानी ये जो प्राइस है इसका रिलायंस का, जैसे मान लीजिए 2,500 का प्राइस है, तो यही जो सेलर है वो चाहेगा कि मैं ज़्यादा ज़्यादा इसको दाम में बेचूं, तो सेलर इसको जो 2,500 का चीज़ है उसको 3,000 में बेचेगा और 3,000 जैसे उसका प्राइस वो जो सेल करेगा तो जैसे बायर जो 3,000 में जो एग्री हुआ कि हाँ मैं 3,000 में लूँगा, तो एक ट्रांजेक्शन हुआ, तो 3,000 में एक ट्रांजेक्शन हो गया। तो ये जो 3,000 जो प्राइस है इसको LTP बोलते हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, मतलब ओरिजिनली इसका 2,500 शेयर का वैल्यू था लेकिन वो 3,000 रुपये का हुआ और ये एक ट्रांजेक्शन हुई, तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसका 3,000 है। अब रिलायंस का शेयर अब जब नेक्स्ट इन्वेस्टर जब इसको परचेज करेगा तो 3,001 रुपये एंड अबव उसका प्राइस रहेगा और अगर वो एग्री होता है तभी वो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होगा। तो इस तरह प्राइस का मूवमेंट ऐसे बढ़ते जाता है। उसी तरह मान लीजिए सपोज कि परचेज करने वाले मतलब बायर अगर कम हो गए और सप्लायर मतलब सेलर वो ज़्यादा हो गया, तो मतलब बायर यहाँ पर अपने हिसाब से वो बाई करना चाहता है, वो बोलेगा कि भाई 3,000 का प्राइस मैं नहीं लूँगा, 3,000 बहुत महंगा प्राइस है, मैं तो भाई 2,000 का ही प्राइस में पे करूँगा। तो फिर बायर उसको बाई नहीं करेगा, बायर बाई नहीं करेगा तो सेलर के पास वो शेयर एज इट इज़ रह जाएगा। तो क्या होगा कि वो प्राइस का दाम वो घटने लगेगा, जब वो घटेगा तब जाके बायर उसको बाई करेगा। तो ये सारा डिपेंड करता है प्राइस मूवमेंट का डिमांड और सप्लाई पे, और डिमांड सप्लाई जो वर्क करता है ये डिपेंड करता है मार्केट न्यूज़, क्योंकि अंडरलाइंग एसेट यहाँ पे रिलायंस है। एंड ऑफ द डे वो रिलायंस का शेयर ही है और वो रिलायंस मान लीजिए कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट दे रही है, अपने शेयर होल्डर को ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, बोनस दे रही है और अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिटेबल बन रही है, एक्सपैंड कर रही है, यानी कि कंपनी अच्छा कर रही है। कंपनी अच्छा कर रही है तो उसका डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ने से उसमें लोग सोचते हैं कि भाई उसका डिमांड बढ़ गया तो बायर ज़्यादा आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि आज मैं अभी ले लो ये प्राइस में, कल को क्योंकि कंपनी अच्छा कर रही है और फ्यूचर में और आगे अच्छा करेगी, यानी कि इसका वैल्यू और बढ़ेगा। तो शेयर में जो प्राइस जो ज़्यादा बढ़ता है या घटता है या जो भी वैल्यू जो कैपिटल गेन जो होता है जो एक इन्वेस्टर कर रहा है, ये पैसा कैपिटल गेन इन्वेस्टर को मिलता है, ना कि कंपनी को। रिलायंस को कोई मतलब नहीं है, रिलायंस को पैसा नहीं मिल रहा है। आप समझोगे कि 2,500 का शेयर है वो 3,000 हो गया तो 500 रुपये का जो डिफरेंस वैल्यू है वो कंपनी को जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। वो 500 रुपया वो इन्वेस्टर को जाएगी जिसने वो बेचा। तो ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर है, ये सेकेंडरी मार्केट में होता है। कंपनी को तो जब होगा जब वो प्राइमरी मार्केट में अपना नया शेयर इशू करेगा या IPO रिलीज करेगा और उससे जो पब्लिक से पैसा लेगा तब उसको प्रॉफिट होती है। तो ऐसे ये फंक्शन करता है। और अब आप ये बोलोगे कि प्राइस अगर बढ़ गया तो उससे या घट गया तो अगर कंपनी को पैसा अगर इसमें नहीं आता है तो कंपनी को क्या फ़ायदा इससे, ये भी बात है। लेकिन प्राइस का अगर वैल्यू बढ़ता है ना तो कंपनी जो है उसको भी बहुत बेनिफिट होता है। वो बेनिफिट कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि प्राइस वैल्यू अगर बढ़ेगा तो उसका वैल्यूएशन जो है वैल्यू है वो बढ़ जाता है। जब वैल्यू बढ़ेगा तब वो अकॉर्डिंगली वो बैंक से और पैसा ले सकता है और ज़्यादा कैपिटल बैंक से वो ले सकता है। बैंक भी कॉन्फिडेंटली उसको दे सकता है कि नहीं भाई ये कंपनी का वैल्यू बढ़ रहा है, ये ग्रो कर रही है, इसको और फंडिंग करो या पैसा दो। तो यहाँ कंपनी अपने हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट में लेगा, तो वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक से खूब सारा पैसा लेगा। और अगर कोई वैल्यू बढ़ता है तो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट भी करता है, और भी इन्वेस्टर्स जो आते हैं वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। जो बाहर का पैसा, सपोज बाहर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो वो देखेगी ना कि कौन सी कंपनी है जिसका ग्रो कर रही है और उसका वैल्यू काफ़ी अच्छा है, तो वो वहाँ पर इन्वेस्ट करेगी।
ताकि उसका पैसा बढ़े। इन्वेस्ट करेगी इन्वेस्टर, उसका पैसा बढ़ेगा जब वैल्यू बढ़ेगी तो उस कंडीशन में शेयर का जो वैल्यू है वो काफ़ी मैटर रखता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और आज वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं आज अभी स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, और मैं नेक्स्ट वीडियो फिर आऊँगा नए टॉपिक के साथ, और आपको फिर मैं अवेयर करूँगा, एडुकेट करूँगा, ताकि आप एक कॉन्फिडेंटली आप इस मार्केट में आओ और एज ए इन्वेस्टर आओ। शेयर मतलब जो कंपनी का, बहुत सारी कंपनीज हैं, आप देखो, इवैल्यूएट करो और अपने हिसाब से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मज़ा आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।